हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियोस तक हम लोग पूरा डिटेल में सारे इलस्ट्रेशंस डिस्कस करके क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। उसके अलावा हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी सीखे कि कॉन्सेप्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का, उसका फॉर्मेट क्या है, हमारा पीएनएल का कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट क्या है, हमारा बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट क्या है। उसके अलावा हमने एक दो छोटे और टॉपिक्स देखे, जैसे एडजस्टेड परचेजेस क्या होगा, ठीक है, सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हमने चीज़ें और सीखी और समझी। ठीक है, तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे HOTS क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सारे HOTS क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, वाई इज इट इनकरेक्ट टू हेड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो बोल रहे हैं कि पीएनएल को हम हमेशा फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, हम एज ऑन 31 मार्च 2020 क्यों नहीं लिखते हैं? तो बच्चों क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि पूरा पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो पूरा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड बनता है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या बनती है? बैलेंस शीट। बट पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या बनता है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सिंपल। बट बैलेंस शीट हमारी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है। अब देखो, वही सेम क्वेश्चन उल्टा घुमा के पूछा है, व्हाई इज इट इनकरेक्ट टू हेड द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2020। भाई, तो बैलेंस शीट को फॉर द ईयर एंडेड लिखना क्यों इनकरेक्ट है? क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट तो फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट बनती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बनती है, पूरे पीरियड के लिए नहीं बनती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया, सिंपल था। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बनते हैं। ठीक है, इसलिए हम फॉर द ईयर एंडेड करके लिखते हैं। और बैलेंस शीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बनती है, एट अ पर्टिकुलर डेट बनती है, इसलिए उसको हम एज ऑन या एज एट लिखते हैं। ठीक है, चलिए, give an example of an item which may have been treated wrongly as revenue expenditure and transferred to the trading account when it should have been treated as capital expenditure। तो एग्जाम्पल हमें देना है कि ऐसा कौन सा खर्चा, एग्जाम्पल दो कि जिसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया और ट्रेडिंग अकाउंट में उसको हमने एक्सपेंस मान लिया, लेकिन उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है ना, उसमें हम वेजेस लिखते हैं। अब सपोज आपने वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, लेकिन वो वेजेस था क्यों? आपने एक मशीनरी इंस्टॉल करवाई, ठीक है, तो उसके लिए आपने वेजेस दी, तो वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी, उसको हमने रॉन्गली क्या डेबिट कर दिया एज वेजेस अकाउंट। बल्कि ये क्या होना चाहिए था? कैपिटलाइज होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट के, हमारे मशीनरी के कॉस्ट में, असेट अकाउंट के कॉस्ट में जोड़ना चाहिए था। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, डज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज? नो, प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस आपका बताता है कि परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक है, प्रॉफिट कमाया, लॉस हुआ, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस डज नॉट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। सिंपल था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ प्रॉफिट। तो क्या बोल रहे हैं? हमारा पीएनएल अकाउंट है, ठीक है। अब बच्चों अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो डेबिट बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट बैलेंस यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड वाज ग्रेटर, तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पे हमें एक वो जो बैलेंस डालना पड़ा, डेबिट साइड के ग्रेटर होने के कारण वो हमारा डेबिट बैलेंस होगा। और डेबिट साइड पे हमारे सारे खर्चे होते हैं बच्चों, और अगर खर्चे ग्रेटर हैं देन द इनकम, तो क्या वो प्रॉफिट आएगा? बैलेंसिंग फिगर जो आएगा? नहीं, वो क्या आएगा? लॉस। बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस का टॉपिक है ये, तो क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ लॉस बिकॉज एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यू। ठीक है, तो एक्सपेंसेस ज्यादा आएंगे तभी डेबिट बैलेंस आएगा। हाँ, क्रेडिट बैलेंस आएगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉफिट, क्योंकि रेवेन्यू आपका ज्यादा है आपके एक्सपेंसेस से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, अमाउंट पेड फॉर अक्वायरिंग गुडविल इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों, गुडविल का हमने एक बेसिक पढ़ा था जब हम डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, और इंटेंजिबल असेट्स जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं? अमोर्टाइज करते हैं।
जैसे फिक्स्ड एसेट्स को हम डेप्रिशिएट करते हैं, हमने अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो इनटैंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करते हैं, तो कहीं से भी वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि बच्चों ये असेट है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ एन इनटैंजिबल एसेट, ऐसा असेट जिसको हम देख या छू नहीं सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, विच इज क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एसेट। आया समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, बहुत सिंपल है। तो आपको बस ये लिखना है कि गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट का एक्विजिशन है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमने एक अलग से एक लेक्चर किया है बच्चों, जिसमें हमने डॉक्टर मशहूर गुलाटी का एग्जाम्पल लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाके देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू कैरी आउट बिजनेस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक साल के एक फाइनेंशियल ईयर में एग्जॉस्ट हो जाता है जिसका बेनिफिट। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट हमें सालों साल मिलता है। तो अगर आपने बिजनेस चालू करने से पहले उसका कुछ लाइसेंस वगैरह लेना था, वो लिया, तो वो लाइसेंस आपका तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। आया समझ में। तो वो आपको लंबे समय तक फायदा देने वाला है, इसलिए कौन सा खर्चा हो गया आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तो बिल्कुल गलत ही है। हमें पता है कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस बनता ही किससे है, ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमेशा पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उससे हम लोग तीनों चीज़ें फाइनल अकाउंट जो है हमारे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, वो हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू पूरे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन 9, कैरेज इनवर्ड इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, वाई? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, हम जो परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स या जो भी गुड्स, उस पर जो हम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे रहे हैं वो हमारा कैरेज इनवर्ड्स हो जाता है, इसलिए उसको हम, वो हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन से हम उसको लिंक्ड मानते हैं और इसलिए उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो कैरेज इनवर्ड्स इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस एज इट इज पेड ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन 10, गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। तो बच्चों अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट से आप कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे? नेट प्रॉफिट में आपने जो ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है, वो आपने क्या की होंगी, वो आपने प्लस की होंगी, उसको अब माइनस कर दो। और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए माइनस किए होंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, उसको प्लस कर दो। ठीक है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला पता है क्या, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको तुरंत वो याद आ जाना चाहिए जो मैंने आपको पूरा एक फ्लो समझाया था यहाँ पे लिखकर लेफ्ट साइड में। क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए तो क्या आ जाएगा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमने माइनस किए सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो क्या आ जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न बाय हीर मेहता इन 2005-06 वॉज 8,50,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,50,000 था। इट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम वर 75,000 एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर 1,87,500। तो बड़ा सिंपल सा है बच्चों, क्या करना है आपको, आपको प्रॉफिट निकालना है। तो 8,50,000 क्या है आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ दोगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलो कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा, 8,50,000 प्लस 75,000 माइनस 1,87,500। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा कितना, 737,500। तो यही आंसर है आपका, सिंपल था बिल्कुल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज इट नेसेसरी टू टेक इनटू अकाउंट द क्लोजिंग स्टॉक वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकें कि कितने के गुड्स आपने बेचे हैं, ठीक है, और उन गुड्स जिनको बेचा उनका कॉस्ट क्या था, तो उस अकॉर्डिंगली, और उन पर खर्चा क्या क्या हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैचिंग प्रिंसिपल का आपने पढ़ा होगा, हमने अकाउंटिंग बेसिक प्रिंसिपल्स में पढ़ा था,
बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में मैचिंग प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो टू मैच द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड विद द रेवेन्यू, तो जो गुड्स बेचे हैं उनका कॉस्ट और उसका रेवेन्यू कितना है वो मैच करने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक भी लेना पड़ता है, ठीक है। आया समझ में? चलिए, अंडर द लिक्विडिटी अप्रोच, तो लिक्विडिटी क्या होता है बच्चों? लिक्विडिटी मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे एसेट जिनको हम इजीली, बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अंडर द लिक्विडिटी अप्रोच असेट्स विच आर मोस्ट लिक्विड आर presented at the bottom of the balance sheet comment. तो अंडर द लिक्विडिटी अप्रोच असेट्स विच आर मोर लिक्विड आर प्रेजेंटेड फर्स्ट। हमें बैलेंस शीट बनाते टाइम एक तो हमने ऑर्डर एज पर परमानेंस देखा है, तो जो ज़्यादा परमानेंट है जैसे फिक्स्ड एसेट वो सबसे ऊपर आएगा, और जो सबसे कम परमानेंट है दैट इज़ कौन सा? कैश इन हैंड, वो सबसे नीचे आ जाएगा। लेकिन इन ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी में बच्चों अगर बोला है बैलेंस शीट बनाना है तो सबसे ऊपर क्या आएगा? आपका कैश इन हैंड आएगा, और सबसे नीचे क्या आएगा? जो सबसे ज़्यादा परमानेंट है, जिसको इजीली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में इतनी इजीली, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह आपके सबसे नीचे आ जाएंगे, और जो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स हैं वो सबसे ऊपर आएंगे। बस यही था, कुछ नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन 14, असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड आर शोन इन द बैलेंस शीट, डू यू अग्री? तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज एट अ पर्टिकुलर डेट आर शोन इन द बैलेंस शीट, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेट पे असेट या लाइबिलिटीज़ क्या है वो दिखाते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं, ठीक है। इसलिए हम एज एट लिखते हैं हमेशा बैलेंस शीट के लिए। चलिए, अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ पॉइंट स्टेटमेंट वेर एज बैलेंस शीट इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट। कमेंट नहीं, गलत बोल रहे हैं। अ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पॉइंट स्टेटमेंट एंड अ बैलेंस शीट इज अ, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एक पीरियोडिक स्टेटमेंट है बच्चों, तभी हम उसको फॉर द ईयर एंडेड ऐसे करके बनाते हैं, पूरे पीरियड का होता है। लेकिन बैलेंस शीट पॉइंट स्टेटमेंट है, वो पर्टिकुलर 31 मार्च को क्या स्टेटस है, कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, वो दिखाता है हमारा बैलेंस शीट। लेकिन पूरे साल भर का क्या परफॉर्मेंस रहा वो दिखाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए आपका P&L अकाउंट क्या होता है? पीरियोडिक स्टेटमेंट होता है, और बैलेंस शीट आपका क्या होता है? पॉइंट स्टेटमेंट होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा HOTS का, क्लोजिंग स्टॉक विल नेवर अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस, से येस और नो विथ रीजन। तो बच्चों इसका हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था ट्रायल बैलेंस जब चैप्टर किया था तब। क्या पढ़ा था हमने? क्लोजिंग स्टॉक में अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस इफ एन एडजस्टमेंट एंट्री रिलेटिंग टू क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी पास्ड। लेकिन इफ द क्लोजिंग स्टॉक अपेयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इट विल बी शोन ओनली ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, है ना। हमने देखा था कि अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास की है क्लोजिंग स्टॉक के अगेंस्ट तभी वो ट्रायल बैलेंस में दिखाई देगा, वरना वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। हमने पूरा एडजस्टेड परचेजेस वगैरह का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार ट्रायल बैलेंस वाला चीज़ में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, इस चीज़ को आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे HOTS क्वेश्चन सारे जो हैं वो पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक। अब अगले लेक्चर में हम सारे MCQs कवर कर लेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में MCQs डिस्कस करने के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।